Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलियुग विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी 28 नवंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, देश के विकास में आज़ादी के नाम पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिकन समिट फॉर डेमोक्रेसी में मोदी को आमंत्रण। किसान आंदोलन अभी भी चालू। शेयर बाजार में हड़कंप तथा मिलिए MA इंग्लिश चाय वाली टुकटुकी से। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद शुक्रवार को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसे लेकर सुगबुगाहट रही। बाजार में गिरावट देखी गई और वैज्ञानिकों ने सटीक खतरों का अंदाजा लगाने के लिए आपातकालीन बैठकें की। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित चिकित्सा विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका में सामने आए स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने से पहले किसी भी अति प्रतिक्रिया के खिलाफ चेतावनी दी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से कहा, शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह स्वरूप डेल्टा संक्रमण की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है और वर्तमान टीके इसके खिलाफ कम प्रभावी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें जल्द से जल्द संभव कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूरोपीय संघ में शामिल देशों में मामलों में भारी वृद्धि के बीच जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पैन ने कहा कि एक नया स्वरूप कई समस्याएं पैदा करेगा। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, उड़ानों को तब तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि हमें इस नए स्वरूप से उत्पन्न खतरे के बारे में स्पष्ट समझ ना हो और इस क्षेत्र से लौटने वाले यात्रियों को सख्त पृथकवास नियमों का पालन करना चाहिए। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके बावजूद उपनिवेशवादी मानसिकता के चलते देश पर पर्यावरण के नाम पर तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देश में भी ऐसी मानसिकता के चलते अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। राजधानी स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस उपनिवेशवादी मानसिकता को दूर करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत भारत का संविधान ही है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाए गए समिट फॉर डेमोक्रेसी में आमंत्रित किया गया है और उनके ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 9 और 10 दिसंबर को राष्ट्रपति बाइडेन लोकतंत्र के लिए 2 सम्मेलनों में से पहले की मेजबानी करेंगे। इन सम्मेलनों के जरिए सरकार नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के नवीनीकरण के वास्ते एक सकारात्मक एजेंडा तैयार करने और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से आज लोकतंत्रों के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों से निपटने के लिए एक साथ लाया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार की हामी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को जहां सीमाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए तो MSP की गारंटी, प्रदूषण संबंधी कानूनों के तहत किसानों पर जुर्माना,
न करने और बिजली संशोधन अधिनियम को खारिज करने सहित तमाम मांगों पर किसानों का संघर्ष जारी है। 29 नवंबर को प्रस्तावित किसानों के संसद कूच समेत किसान आंदोलन से जुड़े सभी फैसले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक में किए जाने की उम्मीद है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 49,970 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। US डॉलर की विनिमय दर थी 75 रुपए 5 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपए 46 पैसे। मुंबई शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त तबाही रही। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट मिलने से बाजार में हड़कंप है। सेंसेक्स व निफ्टी करीब 3% टूटकर बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 2.87% टूटकर 57,107 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.91% गिरकर 17,026 के स्तर पर बंद हुआ। पश्चिमी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के रहने वाली टुकटुकी दास पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना चाहती थी। उसके परिवार की भी यही ख्वाहिश थी कि बेटी को कहीं सीक्रेट जॉब मिल जाए। टुकटुकी ने कोशिश पूरी की, कई एग्जाम दिए, लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगी। इसके बाद टुकटुकी ने कुछ अलग खुद करने का इरादा कर लिया और हावड़ा स्टेशन पर एक चाय की दुकान खोल दी। नाम रखा MA इंग्लिश चाय वाली। देखते ही देखते उसका नाम और काम दोनों लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उसकी दुकान पर चाय की चुस्की लेने वालों की भीड़ लगने लगी। महीने भर से भी कम वक्त में उन्होंने अच्छा खासा सेटअप जमा लिया। आज वो हर दिन करीब 3,000 रुपए की चाय बेच रही हैं। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और यतींद्र गुप्ता। और यतींद्र गुप्ता, आज का प्रोग्राम में भी काफ़ी कुछ है हमारे पास। जी। आप हमारे साथ 2 गेस्ट लाने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, किस बारे में है? जी, मैं सोच रहा हूँ इलेक्शन चल रहा है, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें और अपने श्रोताओं को भी इसमें सम्मिलित करते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, उसमें हमारे श्रोता भी शामिल हों, जिस भी तरीके से होना चाहते हैं। तो हम 2 और कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे हैं। आशा 3 हैं, लेकिन 2 तो हैं। और फियोना मार्टिन के साथ में हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे, जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बिल है, उनको आज इमरजेंसी में कैनबरा वापस जाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से वो हमारे स्टूडियो में नहीं आ पा रही हैं प्रदीप जी और श्रोताओं, लेकिन वो जल्दी ही हमारे स्टूडियो में आएंगे। उनके साथ में इस बिल के ऊपर, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल है प्रदीप जी। इसमें लोगों का एक मानना है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग बैकवर्ड। ये क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़, कोई भी इशू है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं आप कर सकते हो, जो हमारा बॉटम है यहाँ के हर चीज़ का, और इस बिल के थ्रू वो अलाउ कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके ऊपर हम चाह रहे थे उनसे बात हो। तो वो भी एक ऐसे, एक्चुअली लिबरल पार्टी की जो गवर्नमेंट है, कोalition की गवर्नमेंट रादर, उसमें भी 2 फाड़ हो रहे हैं कि इसको सपोर्ट करा जाए नहीं करा जाए। तो एक ऐसा इशू है जिसमें हम लोग एज ए इंडियन हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। और इलेक्शन है, हम अपने श्रोताओं को ध्यान दिला दें कि भाई 4 तारीख को इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करना ही है, क्योंकि आपको वोट देना है। वोट नहीं देंगे तो आपके कुछ पैसा फाइन मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा यतींद्र जी, मैं एक गुरु तेग बहादुर जी के लिए एक छोटी सी वार्ता लाया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा एक छोटी सी कहानी भी है, बहुत सुंदर कहानी मुझे मिल गई। कहाँ से मिली मैं ये भी बताऊंगा और उस कहानी को भी सुनाऊंगा। इसके अलावा तो हमारे गीत हैं। गीत हमने ऐसा लिया है, गीत हमने ज़िंदगी के बारे में आज लिए हैं। तो आशा है कि आपको, ज़िंदगी ना होती तो क्या होता? जिंदगी ना होती तो कुछ नहीं होता, कुछ पता भी नहीं लगता। लेकिन ये है कि जिंदगी है तो उसको, तो रेडियो प्रोग्राम है, उसे अच्छी तरह जीने की कला आनी चाहिए जी। और अक्सर हम लोगों की जो जिंदगी है डावाडोल होती रहती है, ऊपर नीचे होने में भी सुख है, क्योंकि अगर सुख ही सुख मिले तो सुख का पता नहीं लगेगा कि सुख क्या होता है। और ये भी जो एक आपने बोली अच्छी तरीके से जीने का, ये भी बड़ी समस्या खड़ी करता है। हाँ, अच्छा क्या है इसकी भी तो डेफिनेशन है।
हाँ, तो बस जियो, आनंद से जियो, बस अपने आनंद से जियो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ एक छोटा सा मैं आज का विचार भी बता दूं जी कि आप अच्छा ये बताइए कि ये अमीर होने की डेफिनेशन क्या है, रिच होने की डेफिनेशन क्या है? एक काफ़ी पहले मैंने इसके बारे में सोचा था कि जो भी, चलो प्रभु का नाम इसका एक हम ऐड कर लेते हैं, जिसने भी दिया, जितने भी बड़ी से बड़ी, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। अमीर से भी आगे मैं जाना चाहता हूँ, जिसको सबसे बड़ी से बड़ी समस्या इस दुनिया में मिले, उसके साथ में उस समस्या को समाधान करने की संसाधन भी उसको मिले, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली और अमीर आदमी होता है। वैसे जो अमीर होने की परिभाषा मैं लाया हूँ वो ये है कि अगर आपके खर्चे आपकी जो इनकम है उससे कम है तो आप अमीर हैं। अगर आपकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपने इनकम में उसमें पूरा नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप बहुत गरीब हैं। तो इसका मतलब है कि जिसको कोई खर्चे नहीं है वो सबसे बड़ा अमीर है। बिल्कुल 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 ज़रूरी। मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी के साथ हम सुनते हैं, अमिता जी ने हमारे पास भेजी है गणेश जी के बारे में एक छोटी सी वार्ता, उसे सुनते हैं। दर्पण के श्रोताओं को अमिता गुप्ता का नमस्कार। आज हम जरा गणेश जी के बारे में जानेंगे थोड़ा। गणेश जी की तो सबसे पहले पूजा होती है, हर घर में पूजा होती है। गणेश जी कई नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे लंबोदर, विघ्नहर्ता, दुखहर्ता। आइए जानते हैं कि गणेश जी के अंग, उनके स्वभाव के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो हाथी का बड़ा सिर, यह गणेश जी की बुद्धिमानी का सूचक है। हाथी काफ़ी बुद्धिमान जानवर होता है, इसलिए गणेश जी का लगा हाथी का सिर यही दर्शाता है कि गणेश जी काफ़ी बुद्धिमान हैं। मोटा पेट, गणेश जी का पेट काफ़ी मोटा होता है, जो यह बताता है कि भगवान ही इस जगत में होने वाली हर चीज़ का कारण है। हालांकि यह सारा संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके बाद भी भगवान इस संसार से बहुत ज़्यादा और बड़े हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस बात का सूचक, सुख और दुख दोनों में ही वो हमेशा समान भाव से रहते हैं। उनके इस तरह के तरीके की वजह से उनके रूप को देखने वालों को भी उनकी भांति असीम आनंद प्राप्त होता है। सूंड, गणेश जी की सूंड विवेक से रहना सिखाती है, चाहे जो भी परिस्थिति आए, लेकिन गणेश जी ने कभी भी अपना विवेक नहीं खोया। यही उनके मुक्त होने का महत्वपूर्ण राज है। टूटा हुआ दांत, गणेश जी का टूटा हुआ उनका त्याग दिखलाता है। वेद व्यास ने आम लोगों की भलाई के लिए महाभारत लिखने को जब गणेश जी को चुना, तो उन्होंने इसी महागाथा को लिखने के लिए कलम के रूप में अपना दांत का एक हिस्सा ही तोड़ दिया। कुल्हाड़ी, अब आपने देखा होगा कि गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी है, रस्सी है, लड्डू है और कमल का फूल है। कुल्हाड़ी हमें सांसारिक चीज़ों के मोह से मुक्त होने का संकेत देती है। रस्सी हमें सांसारिक माया में बांधने से सावधान करती है, साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को भी याद दिलाती है। लड्डू या मोदक से मोक्ष के सुख की कल्पना की जा सकती है। आशीर्वाद वाला हाथ हमें विश्वास दिलाता है कि मोक्ष के ऊपर दिया गया यह रास्ता चुनने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। लड्डू या मोदक, इस मोदक के साथ गणेश जी के मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। यह संदेश देता है कि मोक्ष प्राप्त करने से जीवन में इस मोदक के समान मिठास घुल जाता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। यह इंसान के अहम को दर्शाता है, जो कभी भी प्रवेश कर जाता है। चूहा भगवान गणेश के कदमों के नीचे होता है, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने उसे जीत लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि सच्चाई यही है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, और हमारे सारे अहम और घमंड को ईश्वर को समर्पित कर उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रतीक गणेश जी के, जो हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं और बाध्य रखते हैं। नमस्कार।
उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन करुणामय विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। तो यतीन्द्र जी, भजन आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, ये मेरा इतना फेवरेट है। आज आपने हमारा दिन की बड़ी अच्छी शुरुआत कर दी। अच्छा, ये तो है ही। इसके अलावा हम इसी से मिलती जुलती एक आपको कहानी भी सुनाएंगे। क्या बात है। कहानी थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक स्पॉन्सर का संदेश सुना देते हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है प्रदीप जी। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर विशमेड का संदेश। तो यतीन्द्र जी, ये तो हमारे स्पॉन्सर हो गए। अब ऐसा है कि आपको एक सुंदर सा गीत भी सुना दिया जाए जी। उसके बाद हम आपको जो 24 नवंबर को जो पुण्यतिथि थी गुरु तेग बहादुर जी की, उसकी वो वार्ता सुनाई जाएगी आपको। तो आपको गाना आशा है कि पसंद आएगा। सुनने वाले लोग जो हैं, हमारे श्रोता लोग, हमें बताएंगे कि ये गीत उन्हें कैसा लगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो यतीन्द्र जी जी, आप ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम के बारे में तो सुना ही होगा। सुना है, लेकिन ज़्यादा नहीं सुना है, तो आपकी जानकारी के मैं ज़्यादा नहीं सुना, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों? इसलिए मैं आपकी जो वार्ता है उसके उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सुनिएगा फिर भूलिएगा नहीं। हाँ, ये बात क्योंकि भूलने वाली चीज़ नहीं है वो। नहीं, 24 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है, और आज से बहुत साल पहले उन्होंने जो किया हम लोगों के लिए। प्रदीप जी, मैं केवल अगर एक बात कह दूं आपसे, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं, कि ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सब भारतीयों के लिए कि 1947 के बाद में जाने कितना कुछ भुलवा दिया गया। हाँ, बहुत ही बहुत बहुत। और मैं उसमें से एक आम इंसान हूँ, एक मैं सैंपल की तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमें याद रखना चाहिए था उसको भुलवा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टमैटिकली। जी, चलिए सुनते हैं इसी पर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। 24 नवंबर 1675 की तारीख गवाह बनी हिंदू के हिंदू बने रहने की। दोपहर का समय और जगह चांदनी चौक। दिल्ली लाल किले के सामने जब मुगलिया हुकूमत की क्रूरता देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए, पर बिल्कुल शांत बैठे थे। लोगों का जमघट और सबकी सांसें अटकी हुई थी। शर्त के मुताबिक अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर सब हिंदुओं को मुस्लिम बनना होगा बिना किसी जोर जबरदस्ती के। औरंगजेब के लिए भी ये इज्जत का सवाल था। समस्त हिंदू समाज की भी सांसें अटकी हुई थी, क्या होगा। लेकिन गुरु जी अडिग बैठे रहे। किसी का धर्म खतरे में था, धर्म का अस्तित्व खतरे में था, तो दूसरी तरफ एक धर्म का सब कुछ दांव पे लगा था। हाँ या ना पर सब कुछ निर्भर था। खुद चल के आया था औरंगजेब लाल किले से निकलकर मस्जिद के काजी के पास। उसी मस्जिद से कुरान की आयत पढ़कर यातना देने वाला फतवा निकलता था। वो मस्जिद आज भी है।
गुरुदादा आशीषगंज चांदनी चौक दिल्ली के पास पूरे इस्लाम के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आखिरकार जब इस्लाम कबूल पाने की जिद पर इस्लाम न कबूलने का हौसला अडिग रहा तो जल्लाद की तलवार चली और प्रकाश अपने स्रोत में लीन हो गया। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसे पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदलने से रोक दिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं के अस्तित्व पर रहने का दिन सिर्फ एक हाँ होती तो ये देश हिंदुस्तान नहीं होता। गुरु तेग बहादुर जिन्होंने हिंद की चादर बनकर तिलक और जनोई की रक्षा की, उनका अदम्य साहस भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। तो यतीन्द्र जी कार्यक्रम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जी बिल्कुल, और सुनते हैं एक और सुंदर सा गीत। अजीब दास्तां
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी नवा समा। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच चल रहा है। जो T20 सीरीज़ हुई थी उसमें तो भारत ने एकदम क्लीन स्वीप किया, सब हरा दिया सारे तीनों मैचेस। इसके अलावा कल मैच समाप्त होने तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये कानपुर में खेला जा रहा है और भारत ने अपने दूसरी इनिंग को शुरू करते हुए 14 रन पर 1 विकेट गंवाया है तथा इसके अलावा वो 63 रन से आगे है और न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में 296 का स्कोर बनाया था और भारत उनसे 49 रन्स आगे थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको वो एक कहानी सुनाने जा रहे थे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो सुनते हैं ये कहानी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कहानी के बारे में, हमें ये कहानी कहाँ से मिली। और तो सुनिए ये सुंदर सी कहानी। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के विद्यालय के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छाट में लगा था कि तभी विद्यालय के चपरासी की आवाज सुनाई दी। गंगादास, तुम्हें प्रधानाचार्य जी तुरंत बुला रहे हैं। गंगादास को आखिर के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई और उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी ने उन्हें तुरंत ही बुलाया है। शीघ्रता से उठा और हाथों को धोकर चल दिया द्रुत गति से प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर। उसे प्रधानाचार्य महोदय के कार्यालय की दूरी मीलों की लग रही थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हृदय गति बढ़ गई थी। सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया जो आज उसको प्रधानाचार्य महोदय ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा। वह एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता था। पता नहीं क्या गलती हो गई। वैसी चिंता के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचा। मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपने मुझे बुलाया था। हाँ आओ। और ये देखो, प्रधानाचार्य महोदय की आवाज में कड़की थी और उनकी उंगली एक पेपर पर इशारा कर रही थी। पढ़ो इसे, प्रधानाचार्य ने आदेश दिया। मैडम, मैं तो इंग्लिश पढ़ता नहीं जानता, गंगा दास ने घबरा कर उत्तर दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम, यदि कोई गलती हुई हो तो। मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक और मौका दें, मेरी कोई गलती हुई है तो सुधारने का। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। गंगादास बिना रुके घबरा कर बोलता चला जा रहा था। उसे प्रधानाचार्य ने टोका, तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बिटिया की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ। वे पल जब तक उनकी बिटिया की कक्षा अध्यापिका प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंची बहुत ही लंबे हो गए थे। गंगादास के लिए सोच रहा था कि क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हुई, कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं रही। उसकी चिंता और बढ़ गई थी। कक्षा अध्यापिका के पहुंचते ही प्रधानाचार्य महोदय
ने कहा, हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी, गौर से सुनो। कक्षा अध्यापिका ने पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले बताया, आज मातृ दिवस था और आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में एक लिखने को कहा। तुम्हारे बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो। उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा जहां शिक्षा और चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएँ दम तोड़ देती हैं बच्चों के जन्म के समय। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं कि चल बसी। मेरे पिता ही वे पहले व्यक्ति थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूँ तो मेरे परिवार के वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नज़र में तो मैं अपनी माँ को खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाए ताकि उनका वंश आगे चल सके, परंतु मेरे पिताजी ने उनकी एक नहीं सुनी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ जमीन, खेती बाड़ी, घर सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे। मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे। मेरी ज़रूरतों पर माँ की तरह हर पल उनका ध्यान रहता है। आज मुझे समझ आता है कि वे क्यों हर उस चीज़ को जो मुझे पसंद थी ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा होती थी। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको यह सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना न था। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। यदि संक्षेप में कहूँ कि प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है तो मेरे पिताजी उस पहचान पर खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी विश्व की सबसे अच्छी माँ हैं। आज मातृ दिवस पर मैं अपने पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूँगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं। बहुत गर्व से कहूँगी कि ये जो हमारे विद्यालय के परिश्रमी माली हैं मेरे पिता हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आज भी लेखन परीक्षा में असफल हो जाऊंगी क्योंकि मुझे माँ पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लिखा, पर यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का गला भर आया और प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति छा गई। इस शांति में केवल गंगादास के सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी मैंने लिया है, एक नया ग्रुप शुरू हुआ है। ये सोशल मीडिया ने एक्चुअली हम लोगों के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस बना दिए हैं जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एक ग्रुप शुरू किया किसी ने, सुंदर कहानियाँ के नाम से, इसी तरह से था वो, कहानियाँ नंबर 149, जिसमें कि सिर्फ एडमिन ही कहानियाँ डाल सकता है और कोई मैसेज भी नहीं डाल सकता है। तो ये गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं। और उसमें ख़ास बात ये है कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन कहानी के साथ लेखक का नाम नहीं था। मैं उस लेखक को अपने रेडियो के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उस ग्रुप के एडमिन से ये गुजारिश है कि वो हमें लेखक का नाम बताएं। हाँ। और कहानी जब भेजा करें, सुंदर सुंदर कहानियाँ होती हैं तो उसमें लेखक का नाम जरूर बताया करें। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसके साथ ही हम एक स्पॉन्सर का संदेश पढ़ देते हैं। कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और ये हमारी सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु हम
सबको दोनों टीके लगवाने ज़रूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है। आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीके की तिथि लें और टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्यौहार को टीका लगवा कर ही मनाएं। त्यौहार में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए अपना और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्दी पूरी तरह से वैक्सीनेट हों। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ऐसा है कि उसमें दिवाली का लिखा गया है, क्योंकि दिवाली के पहले से ही स्पॉन्सरशिप मैसेज चल रही है। लेकिन हिंदू काउंसिल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये संदेश दिया। और आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन भी आ गया है और अभी तो जिस तरीके से इसने पंचर कर दिया है हमारा मोमेंटम को, वो थोड़ा सा लगता है कि ये हमारा जो क्रिसमस वाला टाइम है इसने थोड़ा सा वो कर दिया है। आज न्यूज़पेपर वगैरह में भी प्रदीप जी ये हो रहा है। तो दिवाली या कोई और भी त्यौहार है, अभी तो बूस्टर की बात हो रही है। हर आदमी को अब सोचना पड़ेगा कि बूस्टर भी लगवा ही ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिडनी में भी, मेलबर्न में भी। तो वो ठीक है, वो उनका अधिकार है, हम उसमें, लेकिन जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा लें। सवाल ये है प्रदीप जी कि जो लोग एक ख़ास ऑब्जेक्टिव से होते हैं, कुछ लोगों की ज़िद है। मैंने कई लोगों से ऐसे बात करी है, तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, उनकी ज़िद है कि साहब मैं क्यों लगवाऊँ। और मतलब उनसे जब पूछा कि भाई कंसर्न क्या है, तो वो फिर वो घूमने लगते हैं कि नहीं साहब ये हमारा राइट है। तो अब आपका राइट है और आपकी वजह से अगर किसी की जान जाती है तो उसके राइट का क्या होगा। जब ये क्वेश्चन पे आता है तो फिर जो है ना वो या तो ऑफेंसिव हो जाते हैं या फिर वो दूसरे हिसाब से बात करने लगते हैं। तो ये तो ठीक है। ऐसा है यतीन्द्र जी, आप एक मेहमान को जी तो उनसे बातचीत शुरू करिए, फिर हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि ये क्यों है ऐसा। जी श्रोताओ, हमारे साथ में लिवरपूल काउंसिल की काउंसलर करिश्मा कालियंदा जी हैं। करिश्मा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्ते। श्रोताओ, आपने थोड़ा समझ लिया होगा कि वो हिंदी में कुछ बोलने की कोशिश करेंगी, लेकिन थोड़ा लेकिन करिश्मा जी यहाँ की पली बड़ी हैं, तो आप कह सकते हैं वज़ी हैं तो उनका, लेकिन जो जितनी वो भारतीय हैं उस पर मुझे हमेशा गर्व होता है। उनके माँ पिता और उनके भाई, मैं पर्सनली इनको काफ़ी समय से जानता हूँ। बहुत ही, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी भारतीय परिवार की परिभाषा करना चाहें तो वो हैं। तो करिश्मा जी, हम परिवार से शुरू करते हैं, आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप हमारे रेडियो प्रोग्राम में आई हैं पहले, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, ठीक है। मेरा फैमिली बेंगलोर से है। So when I was 4 years old, my family came to Australia. Right. So we've been here for almost 30 years now, and we settled in Liverpool in southwest of Sydney. Okay. So I've lived there for most of my life, and so now I'm a councillor from Liverpool City Council. Yeah. And in your journey to this, tell us about your schooling and how did you get into all this? Were you part of the Students' Union and all that? I was. That's how I found myself in the Labour Party. But in terms of professionally, as well as being a counsellor, I'm also an occupational therapist. So my day job is in youth mental health. I run sort of community initiatives. I work a lot with schools to help young people, families and teachers understand more about mental health, how well-being is affected, and encourage them to seek help if they need it. Very nice. We would like to talk to you about that some other time. Sure. But it is election time. That's right. And tell us more about what your aspirations are apart from winning the current one and later on, or you think that you will see as you go.
I think, you know, in politics, it's very difficult to say what you might be doing in 2 years' time or 5 years' time. What I'm focused on at the moment is making sure that young people, particularly in sort of southwest Sydney, have the opportunities to succeed in their future. So when I was growing up, I noticed that a lot of the people that I went to school with, had to move out of southwest Sydney for further opportunities, whether that was in other parts of Sydney, overseas or interstate. What I'm really passionate about is making sure that a young person can go to school, go to university and have a job in many different fields, all within southwest Sydney. We're the fastest growing region in the country, and we are one of the regions that is growing due to migration as well. So we have a very, very big and growing Indian and South Asian population. And so I know for many of those families, they're really focused on what opportunities their children will have into the future. One of the things which normally Liverpool get is, but things are changing a lot. That's now, right. South, west and northwest, this is becoming like one big corridor, which will be growth engine for whole Australia. That's right. So if I can actually start, if I may, Councillor Karishma. Sure. You had a full tenure before. What was your achievement? What you did and what is left out? Well, over the last 5 years, there have been many things that have changed within Liverpool and for southwest Sydney. It was only 5 years ago that the federal government announced that the second airport for Sydney would be coming to southwest Sydney, mostly within the Liverpool local government area, actually. So over the last 5 years, we have been doing a lot of preparation work in terms of making sure that opportunity is not wasted, that we actually use the coming of the second Sydney airport to not only be an engine for movement and for transport and for people in that sense, but it's also a driver for jobs, for further education, and looking at the different ways that the businesses and the residents that currently live within Liverpool can perhaps go global, perhaps grow into the future. So we've been focusing very much on making sure that we as a local government provide that sense of that certainty, provide a space where different businesses and people can do that. We're one of the only local government areas to have an international trade strategy. We also have worked extensively with multinational companies from very different backgrounds to locate them in the new Aerotropolis area, as well as that Aerotropolis. We have also been preparing to sort of expand upon the Liverpool Health and Innovation Precinct. So Liverpool Hospital is one of the biggest hospitals in the Southern Hemisphere. So not just in Australia, in the Southern Hemisphere. Really? I thought it was Westmead. Liverpool is one of the biggest as well. Okay. And being sort of quite a large health precinct, it's also located right next to the Ingham Medical Research Institute. Okay. And Liverpool Hospital and the Ingham Research Institute have a huge advantage in that they're located very close to the central business district. So using those things to actually encourage aligned industries like biotechnology, those sorts of things. So encouraging research, encouraging startups, encouraging opportunities in that space has been a real focus of council as well. But those are obviously very, big ticket things, very big picture things. We also have to look at the various ways that local government connects with our residents on a day-to-day basis. So in terms of the 3 R's that local government is very much focused on, which is roads, rates and rubbish, Liverpool has been looking at ways that we can improve and be more efficient in terms of our recycling and our waste collection. So something I've personally been driving is how we can be better in processing our food and organic waste. I asked a question of our staff about
how much of that waste. When I think of how my grandparents and my family members who are very much from rural parts of India, how they think of waste and sustainability, everything is used to the maximum of what it can be, right? So the life cycle is used to the maximum, whereas you don't see that so much in particularly in urban areas. And so when I asked the question, I found out that almost half of our red bins, which go straight into landfill, is filled with food waste and organic waste, which can be processed more sustainably. So, Karishma ji, let us take a bit of a pause and I'll play a very nice song for you. Okay. और आशा है कि आपको पसंद आएगा और उसके बाद हम आपसे थोड़े से और सवाल करेंगे. तो अब मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया. ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया. मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया. जय हो करी मास्टर्स. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या. सब सच है, जिंदगी ख्वाब है. दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया. दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया. फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या. जिंदगी ख्वाब है. एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा. एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा. उसके सीने में भी दिल धड़का. ये उसने भी कहा क्या. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या. जिंदगी ख्वाब है. एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी. एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी. जहर ने मारा जहर को, मुर्दे में भी जान आ गई. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या
और भला सच है क्या जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या जिंदगी ख्वाब है Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो यतींद्र जी, करिश्मा जी से बात हो रही है। करिश्मा जी ने करिश्मा तो कर ही दिया है और काउंसलर हैं लिवरपूल से। तो करिश्मा जी, हमें और बताइए कि आपका भारत से क्या कनेक्शन है? अभी आप भारत जाती हैं कभी-कभी? When corona is not a factor, yes. Every 2 to 3 years, I go back visit my family. All of my extended family is still in South India. Right. Unfortunately, earlier this year we lost my grandmother. But we obviously could not go back. So I'm really looking forward to going, seeing family, right, and doing all of those things. So then you were telling us about what you did in your last term, and you have got a lot of plans for the next term as well. Could you give us some more information on what your plans are for the future? We know that, like I said, there are some really big projects and really big opportunities available coming forward for Liverpool, but we need to make sure that the process is right and that we get all of the pieces that need to be put into line in terms of the next sort of 5 years or so. In the last 18 months has obviously been very difficult for our community in southwest Sydney. So one of the things that my team is really focused on is making sure that we provide the right conditions and the right support, particularly for local small businesses to recover. In the last sort of 12 months, we have put out local grants through council for businesses who are looking at pivoting in response to COVID. So changing their business model, changing how they deliver their products, maybe, looking at how they support their employees and those sorts of things. So that recovery process is going to take, a bit more time. It will go into the next term. And we know that we need to sort of, create an environment where local business has confidence, where we are, working with our local economy to create those opportunities and improve on those. Council is also heavily, what I would like to see Council also do is heavily promote local apprenticeships, local traineeships, so that, young people from southwest Sydney can find local opportunities and pursue those pathways. We heard, Kashma ji, that there's a lot of young people unemployed in your area. Yeah. And that is also making law and order situation a bit difficult. How it is improving in, say, take a measure from your last 5 years. Are you happy with that? Look, there's always more that we can do to sort of build community cohesiveness. But when we look at the things that actually improve law and order or actually improve young people's engagement, we know that it's not just taking a stick approach. We need to look at some of the underlying reasons for that, whether that is unemployment, whether that is lack of opportunities locally. And that's why I'm so passionate about making sure that we use those projects like the Health and Innovation Precinct and the Aerotropolis to build opportunities within southwest Sydney. I'm also very focused in terms of community programs, community supports, and we know that Liverpool is one of the most multicultural places in Australia. We have
people from over 120 different 120? nationality backgrounds Yeah. who speak over 150 different languages. 150, wow. So I'm quite passionate also about using our local resources to, ensure that we have that diversity of representation reflected very visibly within Liverpool more broadly, so that young people can see that there are so many different pathways and opportunities available for them. Last week we had a mayor from Cumberland, and he got 152 languages spoken in his. So this is a good part of, and I consider this skill as an advantage, as a skill rather than the diversity is so powerful if we can use rightly. That's right. More broadly, Australia is not known for its linguistic abilities. So, when I was growing up, the idea that you spoke more than one language was not very common. Exactly. But it is common in Western and Southwestern Sydney. Yes, it is, yeah. Most people I know speak multiple languages, not just two, but they're multilingual. And I was speaking with a group of international businesses earlier in the week, and that is a huge strength that we can tap into, because the various skills that you bring when you speak multiple languages can be used in so many different ways. I think we should really see that for the strength that it is, rather than, sometimes people are teased for having an accent. Those things actually shut down people connecting with their home languages or with the culture of their parents. Just I wanted to ask you, you are representing Labour, I think. This year the Labour Party is distancing itself from endorsing the candidate. What is the opinion of Labour Party in this regard? Should we have as a party endorsing the candidate, or most of the independent should be coming out, remove the politics out? Look, my personal experience as a candidate is that being a member of a party gives you an infrastructure that you can draw on. That's definitely the right thing, yeah. So it's definitely very helpful from my perspective. However, you also get people that want to perhaps take advantage of that infrastructure, who come in with perhaps not the right intentions. Yeah, they come in with their own intentions. And so parties need to be very careful about how they negotiate those things. And if they see that their branding or their name is being used in a way that they're not comfortable with, that's when you get a situation where they, like what you have now, where they've distanced themselves. That has not obviously been the experience of the Labour Party in the local government elections. We have, very visible branding across all of our teams in different areas. For example, we are running very much as a visible Labour team in Liverpool. And once you're on council, my experience is that party allegiances form less of a factor than how you work with your colleagues. So obviously, once you're a representative, you are there to make decisions for your whole area, not just for the people that voted for you, but also for the people that didn't vote for you. You need to put the best interests of your community. Well, it's like a classroom. You have to train people to come into politics and do. Politics is not a bad thing. Somehow politics is getting bad name. So in that connection, I wanted to ask you, what would you say to those young people coming up to inspire them to come into politics? And as far as your journey is concerned, how easy or difficult was it for you? So going back to your first question in terms of encouraging young people, I know a lot of people, young and old, say that they're not really interested in politics, they don't really care about it. What I would say is that even if you don't, if you don't have an interest in it, politics affects every single aspect of your life. Yeah. So just because you opt out of, considering some of those decisions doesn't mean that they don't affect you. So you may as well have a voice, have
have an understanding of how some of those decisions are being made. And if you don't like it, if you don't agree with it, then you can have a role in changing that. I think that's really, really important. Our democratic system is set up so that people can and should have a voice in how their daily life is structured. Local government is the closest level of government to all of us. Thank you very much, Karishma ji, for that. I think what we'll do is हमें एक और सुंदर सा गीत सुनाते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे मेहमान को इंट्रोड्यूस करेंगे. Then we'll discuss few things together. तो चलिए सुनते हैं एक अच्छा सा गीत. Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.
अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. यतेंद्र जी, हमारे दूसरे मेहमान जी श्रोताओं, जैसे कि हमने आपसे वादा करा था, हमारे तो दूसरे मेहमान भी आ गए हैं। So we got Alan and of course he cannot speak Hindi, but he promised me that he will be learning shortly Hindi and Mandarin. So Alan, welcome in the Darpan program. Please tell us more about yourself, and you're going for mayorship of Burwood. Yeah, that's right. I'm going for mayor, and also my team has got Group B on the council ballot, so we're running for that too. Yeah. And you are a liberal, labor, or independent, pure independent? What is? That's a good question. No, we are running as independents, and we don't have any affiliations to any of the parties. Alan, if I may interrupt, Alan, I would like to know, or rather, our listeners would like to know about your background as well, where you come from, when your parents came, and all that part, and those kind of things. Okay, so this will take about 2 hours. So no, make it brief. We've got time to tell the story. No, okay. So my parents originally came here about 30 years ago, roughly when I was born. And my mum was born in Malaysia but has Indian background, and my dad has got an Anglo-Indian background. But most of my family is actually in Malaysia now. Okay. Yeah. And so it's interesting because with the mix in my family, there's quite a mix of the way we look too. And it's very interesting to see that we've got, people who look purely Indian, and then or Sri Lankan or really any color. But then we've also got people who are just white in the family, and we know we're directly related and linked. And I think that's really cool. Yeah. That's very nice and interesting. Yeah. And not only that, what I am glad to see is that young people like you and Karishma ji and both are very young, and you have taken interest in the politics, and your views are so matured. That's so nice to see. And it is good that make this country beautiful. It's not. There are other committee. Unfortunately, I have to say, without naming, they have given such a bad name for their committee, and also they dragged Australia with that as well. They could have done so better, so good for the country, but I found people from our subcontinent, they genuinely helping the cause of the nation as well. And of course, we have our cause as an ethnic background. We bring our that flavor into the dish. But at the end of the day, we want to make it this Australia proud. Yeah. So, Alan, as you said, you are independent. Tell about why you want to become mayor. Yeah. What do you want to do? Good question. And this will take another 2 hours, so we're here for 4 hours now. No, I think one of the big issues at a local government level across a number of councils is that there is a big devoid or a lack of sense of place and purpose within a community and its residents. And in Burwood, there's, I think, a very specific reason for this, and that is there's a lot of development going on
in Burwood. So there's a lot of high-rise buildings going up, which definitely has its positives. It brings a lot of different people into the community, but there is a problem that hasn't been addressed yet, and that when people rent in houses, it's hard to create attachment to the community, because a lot of people don't stay there for a long time. Renting is different, especially with a younger population. For me, when I was younger, I think I rented in 2, 3, 4 places. I'm not sure, and this was around Sydney. Myself, I grew up in the North Shore, and then I've lived everywhere around Sydney. But then I settled in Burwood, because it is a lovely place. Yeah. And if the council can really invest in its people, its infrastructure and its amenities to match the growth in the population with these high-rise buildings, I think that's where the people will start to appreciate the place that they live, and they'll start to give back, and then places will be like amenities and services will be treated better. People will start to have that attachment to their area. They won't want to move out of there, which means they'll look after it better. And I think, when people have that sense of purpose, and, the council is giving back to them, and they feel like the council is there and supporting them, that's when we start to really, truly have that, that one community, and we can grow together as one council. So, if I can ask you, in Burwood, we have almost all the buildings are 25-story plus, and it's up to you really now. It is here now. You have to optimize. You can't reduce anymore. It's the whole. That's right. People have bought the asset thinking they will be building 25-story and so forth. The question is, and we need more space. I mean, we can't say that if you do not release space, the prices will keep on going up, and people can't afford. Yeah, absolutely. But if suppose they are environmentally good building, I suppose, and they have that, so the design is such that they increase the community way of living in harmony. That is the solution, or you think just stopping the high rise is the solution? No, I don't think stopping the high rises is a feasible option. Ideally, that would be great, because at some point the infrastructure and amenities have to catch up with the number of high rises. But if that's not the case, and often it isn't, because that a lot of those decisions are made at a state level, I think what should happen is that these people or developers who are building these high rises, or companies, or whoever you want to call it, they have to be accountable for providing services and amenities to go with those high-rise buildings. And so exactly, it's not just build your high-rise, but develop a park or develop services that accompany that high-rise, and that way the community grows as one, and you're not going to have a huge surplus of residents with no services available to them. Yeah. And then also you have Burwood is quite good railway station, and you can optimize that part so people have a good commute experience, in my opinion. Absolutely. And Burwood is one of the major stops, almost just outside of the city. We've got Central, Redfern, Burwood, Ashfield, and Strathfield. Yeah. And so it is one of the major ones, and I think that's what draws a lot of people to Burwood, because the options for travel are some of the best in Sydney. You've got your trains, you've got your buses, and you can basically go anywhere from here. Alan, one thing that we forgot to ask you was that how you got interested in politics and your educational background and those things you haven't said. Good question. So my educational background, I'll start with that, and I did a Bachelor of Science Psychology at Sydney Uni, and then I went and did medical science at Macquarie Uni, and then I've basically spent my professional career in the government working for New South Wales Health and Transport for New South Wales, and so I've been in the government sector for many years now, and it's like that. So why in politics? It's actually
a little bit interesting because I was chatting to my brother a couple of days ago, and one of his friends mentioned that I said I was going to go into politics years and years and years ago, and then she saw, one of the posts that we have from my account come up, and she was like, "Wow, he's actually doing it." And I mean, personally, it has been in the works for over 10 years now. It's always been something that I've been interested. Very good, very good. Okay, Alan, let us take a pause here and listen to a nice song. And I'm sure you'll like it. You may not understand the words, but music will do.
खास है नमकीन अंदाज है हर किसी का ये खास है ये है हल्दीराम ये है हल्दीराम इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने खुशियों का एक ही नाम ये है हल्दीराम ये है हल्दीराम खुशियों का एक ही नाम हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। श्रोताओं, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, दोनों लोग हमारे जो आज के मेहमान हैं बहुत यंग हैं, और मैं चाहता हूं कि वो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि कैसे जो और यंग लोग हैं वो पॉलिटिक्स में क्यों आए, ऐसी क्या चीज़ है, और हाउ दे कैन मेक ऑस्ट्रेलिया बेटर. सो आई विल स्टार्ट Alan from you. You are helping. You have actually young people because you teach tennis to your friend as well. So if you want to give message to people why they should join politics. That's a good question. I'll go back to my background actually, and so I grew up in the North Shore, and it's not like it is out west, and it wasn't 30 years ago. And with movies that have come out recently, you know, like Shang-Chi and Black Panther and a number of different, you know, Hollywood movies with very multicultural casts, I think it's important that, you know, those barriers have been, you know, starting to be broken down now, which is great. And the fact that so many people of different backgrounds, and I really do mean everyone, are running now means that, you know, those initial barriers that people once thought were unbreakable have been broken. And, you know, we are just a small part in that. And you know, we hope, and I'm sure I can speak for a lot of people running, that if you are thinking about running, it shouldn't be newsworthy, it shouldn't be a big deal. It's because you're passionate about politics and about making Australia better, your local council better. It's just about your values and your beliefs. It has nothing to do with anything else. Yeah. And so basically what you're saying is, if you have a belief, politics is just a method to work on your belief and do something with that. Absolutely. Because politics is affecting our life on a daily basis. Somehow it got a bad name for whatever reason, but this is the only way you can do something about it. This is a democratic system. If you're a part of the system, then only you can do something. Otherwise, you can't. That's right. I think so often when people say, when people say politics, they think of men in suits on the television. Yeah. And that's, in my experience, that's not what politics is about. When you change the question and you ask, what issues do you care about, right? Yeah. What do you see in your life that you actually want to make a difference in? That is the question that I ask myself constantly. Very good. And that what other people who are involved in the system in trying to kind of advocate for those issues or try and you know, shift the needle on those issues should be asking themselves. So when I speak to a lot of young people, like I said, I work with young people in my daily job. When I speak to young people, they care about things like, you know, the climate. They care about, you know, the local parks that they have access to. They care about the difficulty of transport connections in southwest Sydney, for example. All of those things actually make an impact in their daily life. And so when you change that question from why don't you get involved in politics to what issues do you care about and how would you like to see that change, whether it's the conversation about that or whether it's the actions that we take as a result of those conversations. Young people, I think, are involved in politics to the extent that they engage in conversations about those issues. They, you know, we saw over the last few years just how many young people were attending, you know, climate justice protests and things like that. Young people are involved and engaged in those things. It's just translating that to then getting involved in the systems that can actually shift those changes. One last thing I just want to ask, and then we'll come back to your election.
We actually had a planned interview with Fiona Martin. She's our local federal MP, but she has to rush back to Canberra this morning and could not come to the studio. And my whole interview was around a religious discrimination bill, which is going through in the parliament. And this is one of those bills, it's really forced me to thought about how in Australia we can talk about anything which is so powerful we had, which is called no discrimination to anybody, no matter who you are. And now suddenly we are getting this bill which is allowing, making things legal for a number of institutions to religious body to discriminate. And I was thinking, hey, it is not it is not going to help anybody. Literally, if government is thinking they are going to help those religious body, actually it is not. It is not. What do you think about Karishma ji on that? I think what I've seen more broadly is that in Australia we have a very non-confrontational approach to dealing with very challenging questions. We have to accept and acknowledge that we live in a very multicultural, multiracial, multi-religious society. That means that we need to do work. We need to acknowledge and we need to be aware of where our prejudices are, how they translate into behaviours between people, between groups, and how we can actually use that awareness and that knowledge to actually address the challenges that come out of it. I think so often we get sucked into presenting ourselves as this sort of perfect example of multiculturalism, and we need to acknowledge and be aware of the fact that, you know, there are challenges, there are people that have experienced racism, that have experienced some awful behaviour, and we need to do more to... In my opinion, there's nothing called perfect. No. We are living in a naive world, if it is. Absolutely. We are always work in progress. But legalizing something... imperfect. It's not really the right approach, in my opinion, because it is not going to help anybody. I agree. Once you allow discrimination of any kind, it will bite you back. No matter how you say you're trying to help somebody for vote and whatever, but it's not going to help. Anyhow, I was very passionate about this one issue. So, but Fiona will be coming to our program very shortly. Alan, what is your take on this? Yeah, it's interesting, and you know, religion is very complex no matter where you are or what you believe. But I think the biggest... By the way, I'm not talking about religion. I'm talking about discrimination on any ground. Yeah, look, discrimination on any ground obviously isn't a good thing. No one should support it. But a lot of discrimination here occurs because of, you know, someone's religion or cultural background. And ideally, it looks like we should really separate politics from religion. They should be completely separate things, and except that hasn't happened here. And you know, it has not happened anywhere actually. No, that's what creates the most conflict. The whole problem, I suppose, in this regard, I think program is going with different way. We have not yet defined the religion yet. But if you do not know what the religion is all about, how you can separate and all those things. And this one issue we have to address at the earliest possible. And a lot of people are coming from one religion, they call religion, which affect about everything. How many marriages you can have, how you should have economic, you can have interest or you can charge interest or not. This is not a religion. You have a social fabric which is separate. The religion could only be your spiritual part, which you can do in your room, very, very personal. It's nothing to do with the economy, the social and structure and all that part. This is the only thing possible if you want to have a country, if you want to separate religion and the politics, politics and the religion. But again, I want to have your comment on that. Discrimination on any ground. Tomorrow people will say, I want to discriminate on this point.
I think as a politician, you are a young politician. Tomorrow you will be heading, maybe one of you, maybe Prime Minister of country one day. Discrimination should be legalized. This is a basically basic question. Yatinji, can I add something? I sit on a couple of boards, right? Yeah. And one thing that we know is that the culture, behavior, the sort of environment of an organization to a certain extent comes from the leadership of that organization and the tone that is set from the top. We know that within an organization, if you have certain policies, if you have certain frameworks and structures in place to get rid of things like discrimination and poor behavior within a workplace, that makes a big difference in improving the overall environment within that organization. Same deal with society. Right? If we have laws, we have regulations, we have all of these structures and frameworks in place to change how we behave with each other and therefore change the social environment that we grow up in. And so the question in terms of should we be supporting legislation that in effect legalizes discrimination is there's a parallel there where if you have legislation or frameworks that say certain behaviour is okay, you then give a green light to people experiencing those things out in society. And I think, to answer your question, that shouldn't be okay, and that should be coming right from the top. See, discrimination is always there. Even a parent, they got suppose 3-4 children. What do you think? They are doing the same thing with all the 4? I think no. It depends. If somebody is weaker, the girl will have different approach from the parents. Now, if you say, well, you got to do it doesn't work like that. Everybody is individual and let them do it. So discrimination is happening. I'm not saying. But making things legalized is going far, far beyond. Yeah. And this is my actually concern is. That's true, Yatinder ji, let us take a break. And then after that we will ask how our listener can help you, vote you, and please help. And also something our Corona, our dear Corona who is with us is affecting your election in comparison to last year, so that people are prepared for that. Okay. कोरोना वायरस के दौरान फैलाव को रोकने में सहायता देने के लिए हमने जो परिवर्तन किए हैं उनका जारी रखना आवश्यक है। कोविड सेफ विकल्प लेना जारी रखें, जैसे कि शारीरिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता को अमल में लाना और आवश्यकता पड़ने पर मास्क पहनना। यदि आप अस्वस्थ हो तो घर पर ही रहें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। कोविड सेफ ऐप चालू रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। चलिए मिलकर आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। health.gov.au पर और अधिक जानकारी का पता लगाएं और 1800-02-080 पर फोन करें। दूरभाषा सेवाओं के लिए 131-450 पर फोन करें। इंडियन सपोर्ट सेंटर द्वारा सूचित। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। यतींद्र जी हमारे दोनों मेहमान हैं। अब हमें पूछना चाहिए कि इलेक्शन हो रहा है और हम और हमारे श्रोता लोग इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं करिश्मा जी से। करिश्मा जी आप बताइए कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो उनसे आप किस तरह से हेल्प चाहती हैं। And how also they can vote because we have a bit of corona thing happening everywhere. Everything is affected. So please advise our listeners how to vote also. Yeah. So the first way that they can, that listeners can support me is by voting for me if they live in the South Ward of Liverpool City Council area. So in Liverpool we have two what we call two wards, North and South. And the dividing line is
Hoxton Park Road and Newbridge Road. So north of that, you live in Northwood. South of that, you live in Southwood. Easy. Easy. Okay. The election day is 4th of December, which is next Saturday. But because of Corona, there are some changes. So early voting has already started. There are some people that may have already voted. It's open all this week from tomorrow to Friday from 9 to 5. There are 5 early voting locations in Liverpool City Council area. One at Wattle Grove Community Centre, another at Casula Community Centre, Green Valley District Centre, Carnes Hill Community Centre, and then Liverpool in the CBD at 112 Moore Street. So if you would like to vote early, and they're encouraging people to vote early so that they can minimise the number of people that have to come through next Saturday. If you can vote, please get to those locations between 9 a.m. and 5 p.m. all this week. Monday to Friday, basically. Monday to Friday, yes. Yeah. On election day, there's about 48 locations in Liverpool where you can vote in the local government area. And you can vote from 8 o'clock in the morning to 6 p.m. At any of those locations. Generally, it's your local school, local community centre, and there's a few other locations as well. You can see the full So how do list. cast vote as well? Like you have group on top and this and that? Yes, so in Liverpool, we have we are one of the council areas where every resident has a right to vote on who their mayor will be. We have what's called a directly elected mayor. So you'll get 2 pieces of paper. A smaller piece of paper to decide on who your mayor is. On our team, I'm supporting my colleague, Nathan Haggerty, to be the mayor. And his name is the first box on that small paper. So if you can put a number 1 in that first box, for Nathan Haggerty, that's our mayoral candidate. And then you'll get a larger piece of paper for your councillors. And that will depend on which ward you're in. So if you're in South Ward, you can vote for me. We're Group A. So if you put a 1 in above the line in the first box in Group A, that's it. If you're in South Ward. So you don't need to, nice and simple. Very simple. So 1 in the first box at the top on small paper, 1 in the first box in Group A on the larger paper. If you're in North Ward, it's 1 in Group E. So it's the last box. Last one, okay. So first one and the last one. That's right. So there's this election, there's also a little bit more of a focus on iVote or online voting. So you can register for iVote today, if you like. Just have a look at the New South Wales Electoral Commission website, where it will take you through how you can register for the iVote process. Oh, so we can do iVote as well. You so can. we don't need to travel to... Yeah, that's great. That's right. I didn't know that. So if you'll be outside of your local council area on election day, that's one of the criteria for being able to vote. Okay. It's not for everybody. Okay. Yeah. So there's a few different things that that enable you to iVote, and one of those is if you're going to be outside of the council area, so you can iVote. So my question is, what about the vaccination part? If suppose somebody is not vaccinated, what is the protocol here? You can still go in and vote. So your vaccination status is not checked when you go in and vote. It is not checked. There was a little bit of a... समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तो हम एलन से अब पूछना चाहेंगे. Ellen, what is your opinion on that, or how you would like our listeners to help? Okay, yeah. So there are so many things that you said, which is great, and I'm not going to repeat all that. Burwood is a much smaller council, and so we don't have 48 different, different polling booths. I think there's only 8, and the polling booth, the main one is just behind the library on Belmore Street, and so if you go there and you vote. I think the most important thing to think about when you're voting is that it's really important to have a balance on the council. And I don't even want to say only vote for us or another party or vote for someone else. It's important to elect a council that represents all of Burwood or all of, whatever council you're talking about. And so when you do, hopefully you vote for us, vote 1 Group B, independents. And then I'm also running for mayor, which is, I think I'm the second box on there. So, put a number 1 on that. And it's going to be a really good year, I think, because there are a lot of people that want to see Burwood grow as one community. And for that to really happen, we need to have a representative council. And, I'm not going to... And if suppose somebody want to contact you for volunteering and all those things, would you like to share your telephone number and all those things?
sure, you know, with 48 different polling booths to staff on election day, we can use all the help we can get. So if you'd like to contact me, my number is 0466 020 544. Actually, it's kind of easy because my number is up on the Liverpool Council website. So if you have a look at your councillors, my number is there if you miss it. Yeah. Exactly. And yeah, the best way to contact me, if you look on Facebook, I've got a page, Alan Murray for Burwood, and I will come up and you'll see myself and my group and what we stand for. And you know, I'm looking at that page all the time because we're getting quite a few messages and people reaching out. Okay. Yeah. So you know, if you reach out there, I'll definitely get back to you and hopefully you can help. But if not, you know, it's nice to see some. No, why not? When you are part of Darpan Radio, so people, and we really want to see you as well, Mayor, next time. Okay. Yes. No more supporting. And that's very nice. Yeah. And thank you. Thanks a lot for coming along and be part of our Darpan Radio, and wishing you all the best. Got it. Thank you very much for your support. आप दोनों को दर्पण रेडियो की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम ऐसा करते हैं, एक हमारे पास सूचना और है। कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने ज़रूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है। आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीके की तिथि लें और टीका लगवाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है, जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीन हो। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये थे हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ओर से संदेश। प्रदीप जी, अगर मैं कुछ हमारे जो संदेश आए हैं, संजय जी ने आपके गाने आज बहुत पसंद हुए हैं प्रदीप जी। बहुत अच्छी बात है। लगता है लोगों को आपने थोड़ा ऐसा हिलाया है कहीं ना कहीं, और जो हमारी जो पॉलिटिक्स पे जो हमारी बात है उसको काफ़ी संजय जी ने पसंद करा है। श्रोताओ, अपने फीडबैक हमें देते रहिए, इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और कभी कभी गाइडलाइंस भी मिलती है कि किधर हम और किस तरफ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सुझावों की हमेशा बहुत स्वागत रहता है, बहुत इंतजार भी रहता है। बिल्कुल। तो यतीन्द्र जी, ऐसा करते हैं कि हम अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं, तो अंतिम चरण की शुरुआत भी कर देते हैं हम ये थोड़ा सा संदेश देकर। रीता पांडे जी ने भी कई फीडबैक लिखे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रीता जी। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। हाँ, तो यतीन्द्र जी, आप एक और संदेश पढ़ने जा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हमारे श्रोताओं में एक हमारी रीता पांडे जी ने लिखा है, उन्होंने कई मैसेज लिखे हैं। तो रीता जी, आपके इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सुझाव भी भेजिएगा। और जैसे अमता जी थी हमारे श्रोता, उन्होंने हमें एक्टिव पार्टिसिपेट करना शुरू करा। उन्होंने आज एक अपनी वार्ता भेजी थी। ऐसे कोई और श्रोता भी अपनी वार्ता कुछ भेजना चाहता है तो हमें ज़रूर लिखें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ यंग लोग भी हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल जुड़ें। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर हमसे इंटरेक्टिवली बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप हमें फ़ोन पर हमें कांटेक्ट करिए, हमें बताइए अपने बारे में और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। नंबर कांटेक्ट के लिए है 0413385976 0413385976। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सबको हम लोगों का सब प्रेम नमस्कार। और आपके लिए हम एक सुंदर सा गाना छोड़े जाते हैं।
4 कदम हम चलेंगे, 4 कदम आप हमारे साथ चलिए, और इसी बात पर आपसे विदा। जी एक छोटा सा अगर आप हमें समझ दें कि जो अभी नोएडा में एयरपोर्ट बना है, कितना बड़ा ये काम होने वाला है, कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा पूरे रीजन पे और न केवल एशिया में, उसका सोचना भी यहाँ तक होने वाला है कि अब यहाँ से फ्लाइट सीधी इंडिया, ना जाने कितने, फिर इंडिया से सीधी यूरोप, अच्छा, इस तरीके से होने वाला है। 6 रनवे होंगे, वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस लेके क्या क्या नहीं होने वाला। यतीन्द्र जी, आशा है कि भगवान की दुआ से ये ओमिक्रॉन और कोविड-19 का चक्कर खत्म होगा और हम वो तो हमारे साथ रहने वाला है, आप उसके चक्कर को खत्म करने में ना जाइए। एलिमिनेशन इज नॉट एन ऑप्शन, अच्छा, लिविंग विद कोरोना देवी इज द ओनली ऑप्शन। चलिए ठीक है, तो फिर चलते चलते हम एक सुंदर सा गीत छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। So thank you again, and you want to say anything at the last, and then we can close our show for today. All right, I just want to say thank you to everyone who's listening. It's been a pleasure coming here. Thank you for having me, and you know, hopefully you vote for us. We will do our best. I know, just you know, my team will. We do are it. looking forward. Yeah. And Kashmali. Look, I also want to thank you for having me and for the great conversation this morning. Something I've noticed in the last week is a lot of people don't know that the local government elections are on. So if you are meeting with friends or family, whether it's today or over the week, please let them know. Please let them know that they can vote in person, obviously early voting, on iVote, or on election day next week, because what I don't want to see is people getting fines because they forgot or because they missed the vote. So please speak to your family and friends that local government elections are on next Saturday, 4th of December. Thank you. धन्यवाद. Thank you. राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। तुम सा मिले जो कोई रहे गुजर दुनिया से।